दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ रही थी, आप प्रभारी बने, सत्ता में लंबे समय बाद आ गई। असम में 2021 में आप प्रभारी बने, वहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आ गई, लेकिन तीसरी बार कितना कॉन्फिडेंट है? संख्या नहीं दूंगा, लेकिन पर डॉक्टर पांड्या 2014 में भी इशू घुसपैठ होता है कि इन्वेजन हो रहा है, 2026 में भी जब हम खड़े तब भी 12 साल हो रहे हैं, उसके बाद भी जो है घुसपैठ ही मुद्दा है। देखिए ये 70 साल का बैकलॉग है। जो पकड़े जाते हैं घुसपैठिया उनको वापस भेजा जाता है। जो बॉर्डर फेंसिंग बांग्लादेश के साथ लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। रीजनल पार्टीज हैं खासतौर से, उनका पूरा स्पेस खत्म होता जा रहा है और ये लोकतंत्र के लिए कितना मतलब हितकारी है, अहितकारी है। रीजनल पार्टीज जो हैं वो कोई एक आइडियोलॉजी लेकर शुरू हुए थे, लेकिन वो सब बदल चुके हैं और सब नेपोटिज्म में आ गए, परिवारवाद बन गए हैं। आपको लगता है कि आज राजनीति का क्या कैरेक्टर ऐसा हो गया है, चरित्र ऐसा हो गया है, जो जितनी तेज बोलना उसकी उतनी सुनी जा रही है, ऐसा लगता है क्या? जितना नहीं चाहिए, असलियत क्या है देखना चाहिए। बीजेपी में कहा जाता है कि जैसे आर्मी में कहते हैं कि ना कि डिसेंट जो नोट होते हैं, क्या उसके लिए जगह नहीं होती है? जिस दल में एक परिवार 5 पीढ़ी से दखल करके रखे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये लोकतांत्रिक नहीं है। और एक जो बात उठ रही है कि मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच सकती है, क्योंकि आमतौर पर तमाम राज्यों में ऐसा हुआ है। हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत डायनामिक है, सवाल ही क्यों उठता है? नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। अमर उजाला के पॉडकास्ट अनम्यूट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में जब मैं आपको बताऊं तो बहुत कम चेहरे राजनीति में ऐसे होते हैं जो न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं बल्कि लड़ाते भी हैं और साथ में कारपोरेट की बारीकियों को समझने के साथ साथ जमीन की धूल फांकने का भी मादा रखते हैं। तो हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत जय पांड्या जी। तो जय पांड्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। और पहला सवाल आपसे, गोल्डन हैंड हम लोग सुनते हैं कई बार कि जैसे मैच कहीं फंसा हुआ हो तो उसमें जब बॉल दी जाती है, सचिन तेंदुलकर जैसे होते थे, तो अचानक वो मैच का रुख सिर्फ बैट से नहीं बॉल से बदल देते थे। पहले आप चुनाव लड़ते थे, दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ रही थी, आप प्रभारी बने, सत्ता में लंबे समय बाद आ गई। असम में 2021 में आप प्रभारी बने, वहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आ गई, लेकिन तीसरी बार कितना कॉन्फिडेंट है? चूंकि आप असम के प्रभारी, इसलिए शुरुआत में असम से ही करूंगा। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रभारी की दायित्व मुझे मिली है, जो सफलताएं मिले हैं, ये मेरा व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन केवल नहीं है। हम ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनको पाकर हमें जो ताकत मिलती है चुनाव में, ये अतुलनीय है। जिस प्रकार के हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनती है, जैसे अमित शाह जी ने स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो एक आधुनिक चाणक्य जैसे प्लानिंग करते हैं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ तक करोड़ों कार्यकर्ताओं का जो दिन रात मेहनत होता है, मैं मानता हूँ इन सब में ये मेरा सौभाग्य रहा है कि ऐसी स्थिति में मुझे काम करने के लिए मिला है। और असम के बारे में ये कहूँगा कि असम में मुझे लगता है कि असम के लोग मन बना चुके हैं कि एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देंगे। इसका बहुत सारे कारण हैं, मैं उल्लेख करूँगा आगे बढ़ते हुए, परंतु जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आया है असम में पिछले दशक में, ये बिल्कुल ऐतिहासिक है और इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी के लिए मुझे लगता है कि लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए मन बना चुके हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, पहले सर्बानंद सोनोवाल का चीफ मिनिस्टर होना, फिर हिमंतो बिश्व शर्मा का होना, 2 पैरेलल लीडर वहां पर दिखाई पड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ओवर कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी का हो और कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं कोई एक मनमुटाव आ जाए जिसका नुकसान हो जाए, जैसा कि कांग्रेस के साथ होता रहा है? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मीडिया में थोड़ा अभी
अलग किस्म के पर्सपेक्टिव लाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रो इनकम्बेंसी होती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वैसे आप गुजरात देखिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, विभिन्न स्थानों पर ये जो एंटी इनकम्बेंसी ये एक पैटर्न बन गया था दशकों तक, जब अन्य दलों ने सरकार में थे और सुशासन नहीं देते थे, लोगों के जो एस्पिरेशंस उसको वो मीट नहीं कर पाते थे। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना केवल चुनाव के समय आके पहुंच जाती है, जैसे कि कांग्रेस में होती है, नेता के 5 साल का कोई देखा नहीं था, अभी सडनली चुनाव के समय आके पहुंच गए। पॉलिटिकल टूरिज्म। इसके आप कॉन्ट्रास्ट करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 77 बार, अभी गए थे असम पिछले हफ्ता, वो इनका 77 दौरा था एज प्रधानमंत्री। और उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो टेक्निकली असम की प्रतिनिधित्व करते थे, वो पूरे लगभग उसी 10 साल, उनके 10 साल में 10 बार गए थे, और ये 77 बार गए हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ता है, जो मोदी जी ने बार बार बताए हैं कि पूर्वोत्तर और जितने नेग्लेक्टेड एरियाज हैं भारत में, वो कैसे उनका विकास होना चाहिए, और वो विकास के मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा जी। इस तरह का परिवर्तन आया है असम में जो कभी सोच भी नहीं सकते थे पहले। तो अभी अगर इतना कॉन्फिडेंस थे, मतलब इतना कॉन्फिडेंट है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो फिर कांग्रेस से लोगों को लाने की जरूरत क्या है? देखिए, दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, ना केवल आज, पूरे इतिहास में 14 करोड़ लोग, और अन्य दलों में जो कुछ गिने चुने जो राष्ट्रीय हित में काम करने के लिए चाहते हैं, जो लोग रह गए हैं, वो देख पा रहे हैं कि अगर उनको उनके लोगों के लिए, असम के लिए, देश के लिए काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र प्लेटफॉर्म रह गया है। मैं एक उदाहरण दूंगा जी। अभी कुछ हफ्तों पहले आपने देखा भारत के एआई समिट में यूथ कांग्रेस जाके जिस तरह का तोड़फोड़ करके डिसरप्शन किया, और उनके नेता इसको स्वागत करते हैं, ये युवाओं को बिल्कुल नापसंद है। क्योंकि युवाओं को चाहिए कि अवसर चाहिए, युवाओं को चाहिए अर्थनैतिक व्यवस्था में बढ़ोतरी। और असम में एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि असम में ट्रेडिशनली चाय की इंडस्ट्री है या बैम्बू का इंडस्ट्री है, लेकिन पहली बार 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भी लगी है। और जो युवा है, जो टेक्नोलॉजी फील्ड में है, आईटी में है, आईटी सर्विसेज में है, इनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। वो देख पा रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या है। और आप जो कांग्रेस नेता ने छोड़कर चाहते हैं तो सब आने के लिए, हम गिने चुने कुछ लोगों को लिए हैं, और वो क्या कहते हैं, वही बात जो आपने सुना है इतने सालों से। आप सिंधिया जी को सुने होंगे, आप जितिन प्रसाद जी को सुने होंगे, आप मिलिंद देवरा जी को सुने होंगे। अब देखिए वो कैसे शशि थरूर के और व्यवहार कर रहे हैं। ये नेता क्या कह रहे हैं कि जो अहंकार उनको देखने के लिए वो मिल रहा है असम और कांग्रेस के नेतृत्व में, जिस तरह के व्यवहार वो उनको नेताओं को मिल नहीं पाते हैं, और जिस तरह का उनके तरह व्यवहार और कांग्रेस की जो नीतियां के बारे में बता रहा था, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप, लेकिन हमारे टिकट घोषणा हो चुके हैं, आप देखेंगे अधिकांश लोग हमारे या तो बीजेपी में दशकों तक है, या तो कम से कम पिछले 10 साल से बीजेपी में है। लेकिन कुछ गिने चुने जो प्रतिष्ठित नेता जो देश के हित में, असम के हित में काम करना चाहते हैं, उनका पब्लिक एक्सेप्टेंस है, उनके लिए स्थान है। जैसे भी बारोदोलोई जी आए हैं, उनको टिकट भी दे दिया है। प्रद्युत बोरदोलोई जी आए हैं, वो लड़ेंगे। और 80% टिकट मिलता था उनसे, 80% वोट मिलता था उनसे पहले जो उस सीट पर थे। तो इस तरीके की जो चीजें जो हैं जब चेंज हो रहे हैं, तो लगता नहीं कि जो पहले से जो रुके हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए, आप लिस्ट पूरी तरह से देखिए, हमारे पुराने जो दशकों तक जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरा हैं।
कई सारे नए युवा चेहरा आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से आए हैं। हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्षा लड़ रहे हैं। हमारे जो पिछले 10 साल में पार्टी को खड़ा करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मेहनत किए हुए हैं, जैसे कि स्टेट लेवल के जनरल सेक्रेटरी, ऐसे कई चेहरा लड़ रहे हैं। तो बहुत बैलेंस्ड हमारी टिकट सिलेक्शन हुई है। अच्छा जय पंड्या जी, आप भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से हैं कि जो अपनी बात तो कहते हैं लेकिन उनकी शिष्टता, सौम्यता, वो मतलब सब उसकी तारीफ करते हैं, सब मानते हैं कि बहुत शालीन तरीके से आप बात करते हैं। लेकिन असम के जहाँ के आप प्रभारी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा काफ़ी स्ट्रेट है, जो बात करते हैं सीधे कहते हैं। अभी मैंने उनका एक बयान सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 30% टिकट हम बांटेंगे। तो ये जो कैसे आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हो, जबकि सोनोवाल जी, मैंने इसलिए पूछा, सोनोवाल जी बहुत, वो भी मतलब काफ़ी डाउन टू अर्थ, या कहा जाए कि बहुत कम बोलते हैं, तो ये जो बैलेंस बनाना कितना कठिन होता है आपके लिए? देखिए, हमारे बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं। जैसे मैंने बोला कि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी का जो लोकप्रियता है वो असम में हमें बेनिफिट करता है। जो सीएम है हमारे डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, वो भी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत डायनामिक है। सर्बानंद सोनोवाल जी, वो भी बहुत लोकप्रिय हैं, वो अभी बहुत सीनियर हो गए हैं, वो अभी केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी सदस्य हैं। ये सब मिलकर हम एक टीम जैसे काम करते हैं। और जो आपने बोलने के तरीका के बारे में बात करते हैं, देखिए बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका अंडरलाइंग ट्रूथ जो है ना, मैं आपको एक बात कहूंगा, असम में जो आबादी में बदलाव आया है, भारत में खास करके आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर इस पर ज़रा ध्यान दें कि हमारा पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था देश का। कुछ लोग वो भारतीय नहीं होना चाहते थे, अलग हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के समय 7 दशक तक करोड़ों संख्या में घुसपैठिया आके असम में बैठ गए, हर किस्म के कानून को तोड़े और दखल करके लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठे थे। इन पर जब एक्शन लिया जाता है, कुछ कड़ा शब्दों में शायद मुख्यमंत्री जी कहते होंगे, लेकिन मैं इसको ऐसे कहूंगा कि कानून का लागू होना ये होना ही चाहिए, ये हमारे संविधान में है। जैसे कि जो शिशु विवाह हो रहा है, चाइल्ड मैरिज, उस पर क्रैकडाउन हो रहा है, क्योंकि ये हमारे कानून में अलाउड नहीं है। पर जब इस पर क्रैकडाउन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पोलराइजेशन है। क्यों भाई, ये तो हमारे कानून में अलाउड नहीं है। जो जमीन पर दखल करके बैठे हैं उनको वहां से हटा जा रहा है, ये कानून को ही लागू किया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं इसमें पोलराइजेशन है। ये पोलराइजेशन नहीं है, ये केवल कानून को सख्त रूप से लागू किया जा रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि हमारे सरकार के जो मोदी जी ने जो हमारे पॉलिसीज, हमारे नीतियों पर कहे हैं, सबका साथ सबका विकास, असम में इतने जो विकास हो रहा है, इतने सारे सरकारी योजनाएं लाखों घरों पर पहुंचता है, कहीं कभी कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि जैसे कानून को सख्त रूप से लागू किया जा रहा है, योजना को और उपलब्धियों को भी बिल्कुल सही ढंग से लागू किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। बट डॉक्टर पांड्या, 2014 में भी इशू घुसपैठ होता है कि इन्वेजन हो रहा है, 2026 में भी जब हम खड़े तब भी 12 साल हो रहे हैं, उसके बाद भी जो है घुसपैठ ही मुद्दा है। कितने लोग को बाहर किया गया, ये सवाल पूछा जाता है बार बार। अगर ये चाहिए तो वाकई ये कितनी गंभीर समस्या, और इसमें सफलता क्यों नहीं उस तरीके से अपेक्षित मिल पा रही भारतीय जनता पार्टी को? एक्चुअली सफलता मिल रहा है, ये थोड़ा आप इसमें और थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए। देखिए, ये 70 साल का बैकलॉग है। जब एक समाज के आबादी स्वाधीनता के समय 11% थे और अभी 38% पहुंच गए हैं। और ये 38% जो पहुंच गए हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं, ये अननेचुरल प्रोसेस से, घुसपैठियों के वजह से यहां पहुंचा है। और जो मैं बता रहा था कि सभी किस्म के कानून का उल्लंघन हो रहा था, उसको कदम लिया जा रहा है। इसके
कुछ समय लगता है इतना बैकलॉग को करेक्ट करने के लिए, लेकिन हो रहा है। और इसमें कई सारे कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं, कई सारे अकॉर्ड्स भी हैं, आसाम अकॉर्ड जैसा। तो आसाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन आप देखिए इन कुछ सालों में हजारों एकड़ मुक्त किए गए हैं। इन ये जो घुसपैठिया जो दखल करके बैठे थे, जो एविक्शन ड्राइव एविक्शन, तो और हर दिन जो पकड़े जाते हैं घुसपैठिया, उनको वापस भेजा जाता है। जो बॉर्डर फेंसिंग बांग्लादेश के साथ लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है, 238 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। तो जिस तरह के कदम लिए जा रहे हैं ये बहुत सख्त कदम है, लेकिन 70 साल का बैकलॉग समय लगता है, तो ये आगे भी चलेगा। अच्छा डॉक्टर पंड्या, अभी आपने नाम लिया तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, जिसमें आपने जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया सबका ले। कोइंसिडेंटली अभी मैंने कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने भी असम को लेकर उसकी कैसे जो है मतलब जो है कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया असम, 2014 में क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति होगी, वो कुछ आंकड़े उन्होंने दिए। लेकिन आपको लगता है कि असम या संस्कृति, असम का विकास, इन सब मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो हर बार घुसपैठ, एविक्शन ड्राइव, CAA, NRC ये सब ज्यादा हावी हो जाते हैं? नहीं, इसका कारण है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है वो जो सेंसेशनल आइटम्स उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा, तो इसकी भी तो हमारे ऊपर है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये सब आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन फोकस कुछ विषय पर होता है, कुछ विषय थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है। देखिए, जैसे कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में अभी तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में, और बहुत सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेजी से बढ़ोतरी होने वाला अर्थव्यवस्था भारत है। उसी तरह बहुत कम लोग जानते हैं, शायद आपके भी जो व्यूअर्स हैं इतने नहीं जानते होंगे, कि देश के भीतर जो जितने हमारे प्रदेश हैं, सबसे तेजी बढ़ोतरी अगर किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हो रही है वो असम में हो रही है। जो देश के विभिन्न प्रदेशों का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट का जितना परसेंटेज है, असम का लगभग उससे 50% ज्यादा, तो सबसे तेजी रेट से। और इसमें कैसे बदलाव हो रहा है? जो ट्रेडिशनल चाय इंडस्ट्री, बैम्बू इंडस्ट्री थे, अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, टूरिज्म, बहुत सारा अभी जो प्रगति हो रहे हैं। आप अगर देखिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार के हाईवेज, एयरपोर्ट्स का एक्टिवेशन, ये सब आसाम को बहुत बेनिफिट कर रहा है। हम इस बार जो थीम लेकर कैंपेन कर रहे हैं वो उसको असमिया में कहते हैं सुरक्षित अहम विकसित अहम। इसका हिंदी होता है सुरक्षित असम विकसित असम। ये सुरक्षा का विषय क्यों इतना मैटर करता है? क्योंकि आप जानते हैं दशकों तक वहां जिस तरह के हिंसा, जिस तरह के मिलिटेंसी हो रहे थे, अभी पिछले 10 साल में ही वो सब शांत हुए हैं। क्योंकि पहले भी असम में अकॉर्ड हुआ, पहले भी बोडो के साथ अकॉर्ड हुआ, लेकिन वो कभी लागू नहीं हो रहा था। अभी पिछले 10 साल में ये लागू हो गए हैं। हजारों संख्या में जो मिलिटेंट्स हैं वो हथियार सरेंडर कर चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। जो आफ्स्पा कहा जाता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो 2/3 हट गया है असम से। सो ये जो नॉर्मल सी, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी तरह सा ये बदलाव आया है। तो डॉक्टर पांड्या, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अमर उजाला के दर्शकों को जानना जरूरी है, जो आप ही समझा पाएंगे, कि नॉर्थ ईस्ट की जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट में जा रही, अच्छी जा रही। असम उसका एक तरीके से इंजन है, सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे कौन से वो स्टेप थे जिसकी वजह से असम ये कर पाने में सफल रहा है? मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा स्टेप है नॉर्मल सी, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए, असम में आप 2016 से पहले अगर देखिए, जिस तरह के वहां मिलिटेंट मूवमेंट सब थे, जिस तरह के हत्या खुलेआम दिन रात होते थे, कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, वहां कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये नॉर्मल सी जो आ गया, देखिए इवन बोडो एरिया में जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें थे लॉ एंड ऑर्डर के, वहां भी अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और पूरे असम में भी हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा
जो टारगेटेड फोकस किया गया है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 77 बार अभी हो आए हैं और भी आएंगे। उनका फोकस रहा है रेलवेज में जो खर्चा हो रहा था वो लगभग 5 से 8 गुना ज्यादा हो रहा है अभी आसाम में पिछले 10 साल से। और नॉर्थ ईस्ट में ऐसे तो 2 प्रदेश हैं जहां रेलवे लाइन ही नहीं थी, जैसे मणिपुर और शायद त्रिपुरा, पहली बार उनको रेलवे लाइन मिला मोदी सरकार के समय में। उस तरह अब अगर आप देखेंगे किस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड हो रहा है, हाईवेज बिल्ड हो रहे हैं, जो स्थान को जाने के लिए 7-8 घंटा लगता था वो अभी 2-2.5 घंटा लगता है बाई रोड। तो ऐसा बहुत सारे फोकस्ड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव लिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इंप्रूव हुआ है, यही सबसे बड़ी कारण। और चाय बगान जो अक्सर मैं हर चुनाव से पहले मैं जब जाता हूं, जब देखता हूं, तो अभी भी जब मेरी बात हुई तो वो हमेशा कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव रहता है, वो मुद्दा बना होता है। 2021 में भी बना था लेकिन उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लिया आप लोगों ने। लेकिन इस बार भी कांग्रेस सबसे ज्यादा उसी पर फोकस कर रही है और चाय बागानों में जो मजदूरों की स्थिति है उसको लेकर बात उठा रही है, तो ये लेकिन चिंता का विषय है। लेकिन वो ट्रेन छूट चुकी है। अच्छा। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के बारे में कह रहा हूं। देखिए, एक जमाना था कांग्रेस इन सबको वोट बैंक बना के रखा था और इनको एक्सप्लॉइट करता था। चाय बगान के जो लाखों करोड़ों संख्या में वहां लोग हैं वो 200 साल से, बहुत पीढ़ियों से वहां सेटल हैं। वो कुछ लोग आए थे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। वहां ब्रिटिश राज के समय में चाय बगान में उनको बॉन्डेड लेबर जैसे लिया गया था और ये ट्रेडिशनल कांग्रेस के वोट बैंक थे। लेकिन पिछले 10 साल में न केवल चाय बगान के आबादी लेकिन महिला, युवा सब भाजपा की ओर आ गए हैं। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। चाय बगानों में जो जिस कंडीशन में वो रहते थे, अगर आप देखोगे 10 साल और उससे पहले बहुत बहुत बुरी हाल में थे। रास्ते वगैरह नहीं थे वहां और कीचड़ के अंदर उनको रहना पड़ता था। अभी हर जगह आप देखोगे जो वाजपेयी जी के समय से शुरू हुआ था, PMGSY के कंक्रीट रास्ता हर जगह बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी अभी हुआ है, बहुत पीढ़ियों से चाय बगान में उनका एक डिमांड था कि इतने पीढ़ी से वो वहां रह रहे हैं लेकिन उनका जमीन का पट्टा नहीं था। वो पहली बार 200 साल की डिमांड अभी अभी पूरा हुआ है। तो चाय बगान में वो इस तरह की असंतोष नहीं है। आप अगर असम में जाके कुछ समय वहाँ दौरा करें, आपको भी लगेगा, आप देख पाओगे कि महिलाओं में कितना उत्साह है मोदी जी के लिए, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के लिए और भाजपा के लिए। हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रहे हैं। अभी अभी हमारा जितने रैलीज हुए हैं इस बीच में, प्रधानमंत्री जी गए थे, माननीय गृहमंत्री जी गए थे, माननीय नितिन नवीन जी गए थे, बहुत जितने उम्मीद से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। और एक हमारा यात्रा चला, मुख्यमंत्री जी और सर्बानंद सोनोवाल जी, अन्य असम के जो हमारे भाजपा के नेता सब रोड शो करके विभिन्न जिलों में जो किए थे, बहुत बहुत बड़ी संख्या में और खास करके महिला वहां भाग ले रहे हैं। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि असम के लोग मन बना चुके हैं। और आप कंपेयर करिए कांग्रेस की क्या हाल है, जिस तरह की वो अपने आपस में जो झगड़ रहे हैं और उनके ऊपर कितने लोग होते हैं उनके सभाओं में, आप कंपेयर करके आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं असम में। डॉक्टर साहब, बस इसी से चूंकि सबसे ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहता है, चाहे डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का हो या आपका हो, एविक्शन ड्राइव चलती है, बार बार घुसपैठ की बात होती, फिर मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, लेकिन कितने लोग को डिपोर्ट किया गया, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, ये जो आंकड़ा जब आने की बात होती तो वो ऐसा इंप्रेसिव नंबर नहीं दिखाई पड़ता है कि जिससे लगे कि ये बहुत बड़ी संख्या है। और बार बार आरोप लगता है एनडीए के ऊपर, खासतौर से भाजपा के ऊपर, कि वो किसी खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और उसके जरिए वोट पोलराइज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बहुत इंप्रेसिव हैं। देखिए, फिर से मैं कहूंगा कि जो आबादी में बदलाव हुआ 70-75 साल में, 10 साल में काफ़ी कुछ उसको रिवर्स किया गया है। क्योंकि ये जो घुसपैठियाँ दखल करके बैठे थे, खास करके आसाम में जो नामघर हैं, जो कीर्तन घर जैसे कहा जाता है, उसके आसपास में बगल में हजारों एकड़
हर नामघर के आसपास वो दखल करके बैठे थे। तो मुझे लगता है नामघर के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दें कि ऐसी जगह जहां पर, क्योंकि नामघर लोग सुनते हैं समझ नहीं पाते तो क्या है। नामघर होता है जो जहां जैसे मंदिर टाइप का, वहां कीर्तन वगैरह होते हैं, भजन वगैरह होते हैं। वो असम के कल्चरल इथोस सेंटर पॉइंट कहा जाता है। बड़े बड़े नामघर होते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, उस तरह के छोटे भी होते हैं। और ये आसामीज कल्चर का बिल्कुल केंद्र, डेटीज नहीं होती वहां पे। हाँ, तो लेकिन वहां सराउंडिंग एरिया में वो बिल्कुल दखल करके बैठ गए थे पिछले 3-4 दशकों में। ये सब हटाए गए हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आंकड़े पूरे है, हजारों एकड़ मुक्त किए गए हैं। देखिए, जैसे चाइल्ड मैरिज पर एक्शन लिया जा रहा है, इसको कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि ये टारगेट किया जा रहा है कम्युनिटी। देखिए, ये कानून में अलाउड नहीं है। इस पर एक्शन लिया जाना ही चाहिए। जो दखल करके जमीन पर बैठे हैं इलीगली, उनका उस पर कुछ हक, कोई हक नहीं है। इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। लेकिन किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, हमारा कानून को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एक बात लेकिन आप जरूर समझिए कि कोई भेदभाव नहीं है सरकारी शासन में, सरकारी योजनाएं में, सरकारी उपलब्धियां में। जितने भारतीय नागरिक हैं, वो कोई धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या रीजन है? मैं मतलब मेरे लिए थोड़ा दिलचस्पी का विषय है। आप उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा में लंबे समय तक नवीन पटनायक साहब की जो पार्टी थी, लंबे समय तक सत्ता में रही। जैसे आपने कहा ना कि प्रो इनकम्बेंसी, वो भी एक सरकार थी रीजनल पार्टीज में जो प्रो इनकम्बेंसी के साथ में आती रही। भारतीय जनता पार्टी इस बार आई जब आप इसमें रहे। लेकिन अभी आपको लगता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं खासतौर से, उनका पूरा स्पेस खत्म होता जा रहा है और ये लोकतंत्र के लिए कितना मतलब हितकारी है, अहितकारी है, ये सवाल जरूर उठता है। प्रॉब्लम क्या है कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो कोई एक आइडियोलॉजी लेकर शुरू हुए थे, या तो रीजनल इश्यूज को लेकर या तो किसी और, लेकिन वो सब बदल चुके हैं और सब नेपोटिज्म में आ गए हैं, परिवारवाद बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, जहां की हमारे जो नेता हैं, हमारे 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर से आते हैं। मोदी जी स्वयं जमीनी स्तर से ऊपर आए हैं। अमित शाह जी पोस्टर लगाते थे जब शुरू किए थे पार्टी में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर सभी तक वो लोगों से जुड़े हुए हैं और मेरिट पर आगे बढ़ते हैं। यही है फर्क। जब आप परिवारवाद बन जाते हैं तो आपका एटीट्यूड भी बदल जाता है। एक और मेरे मन में सवाल आता, पता नहीं मतलब मुझे लगता है कि शायद दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे। आजकल जो राजनीति में शोर बहुत है, जिनको एक इंटेलेक्चुअल लीडर, मैंने पहले भी जैसे कहा शालीन लीडर, बुद्धिजीवी किस्म के जो नेता हैं, वो कहीं राष्ट्रीय राजनीति में नेपथ्य में मतलब बैक स्टेज पे हो जाते हैं। वो सामने क्यों नहीं आ पा रहे? आपको लगता है कि आज राजनीति का क्या कैरेक्टर ऐसा हो गया है, चरित्र ऐसा हो गया है कि थोड़ा ज्यादा वोकल होना चाहिए, ज्यादा तेज चीखना चाहिए? ये सोशल मीडिया के दौर में जो जितनी तेज बोलना उसकी उतनी सुनी जा रही है, ऐसा लगता है क्या? ये तो मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है। आधुनिक इतिहास में खास करके जहां मास मीडिया पिछले 100 साल में मास मीडिया का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इसका एक असर पड़ा है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल टाइप नहीं आते हैं, कभी कभी पिक्चर अलग किस्म का प्रेजेंट किया जाता है। आपने कुछ समय पहले सीएम साहब के बारे बोल रहे थे, लेकिन वो एक पीएचडी स्कॉलर हैं, वो किताब लिखे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी ने, वो बहुत, ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड पॉलिटिशियंस। जब हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस करते हैं, उनको सदियों का इतिहास डिटेल में पता होता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आज के समाज पर और कैसे उसको हम टैकल करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो हमारी एक और भी इशू है कि जो सच्चाई को, असलियत को आप अगर ब्लंटली बोलो तो लोग चीखते हैं, चिढ़ते हैं। चिढ़ना नहीं चाहिए, असलियत क्या है देखना चाहिए। तो
ये इंटरेस्टिंग, मैं इस पे आने ही जा रहा था, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि क्या राजनीति में सच की जीत होती है, या जो नैरेटिव सेट कर ले जाए कि सच मेरे साथ है, उसकी जीत होती है। ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है कि संविधान बदल देंगे, अब ये तो सच नहीं था, लेकिन वो नैरेटिव सेट हुआ। तो सच और नैरेटिव में कई बार क्या सच को नैरेटिव के आगे मात खानी पड़ती है? मैं मानता हूं कि अल्टीमेटली सच ही जीतता है, लेकिन टेम्पररी पीरियड में कभी कभी नैरेटिव का असर पड़ जाता है। आपने बहुत सही उदाहरण दिया, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं उत्तर प्रदेश का भी हमारे पार्टी के लिए प्रभारी रहा। Exactly. और ये मैं जब नहीं था, मैं जाने के बाद ये इशू आ गया वहाँ कि बिल्कुल पूरी तरह से झूठी आरोप कि संविधान को बदला जाएगा, और ये झूठी आरोप का बहुत असर पड़ा उस चुनाव में। ऐसे कई किस्म के झूठ फैलाने के लिए एक इकोसिस्टम बना था, एक इकोसिस्टम जिनके लोग एकेडेमिया में, जिनके लोग विभिन्न प्रकार के संस्थाओं में, ताकि ये इकोसिस्टम को एम्पलीफाई कर रहे थे। तो वो नैरेटिव कुछ समय के लिए चला, लेकिन हमें ये नैरेटिव के खिलाफ काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इकोसिस्टम का एक कंटिन्यूइंग इफेक्ट रहता है। आज के जो नौजवान हैं, आज के जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि भारत की अर्थनीतिक स्थिति क्या थी 15 साल पहले, जिसको एक फ्रेजाइल 5 में कहा जाता था। वो आज देखते हैं जिस तरह के अवसर, जिस तरह के स्टार्टअप इकोनॉमी, जिस तरह के तरक्की हो रही है भारत में, शायद जो आज 18 से 30 साल के उम्र में जो होंगे वो एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे जो हम और आप एक्सपीरियंस किए हैं 15-20 साल पहले। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ता है। एक और सवाल कहा जाता है, चूंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैंने कहा कॉर्पोरेट भी हैं, आप जमीन से भी लड़ते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, आप यहाँ पर जो है मैनेजमेंट भी करते हैं। बीजेपी में कहा जाता है कि जैसे आर्मी में कहते हैं कि ना कि डिसेंट जो नोट होते हैं, क्या उसके लिए जगह नहीं होती है? वो आवाज कभी सुनाई नहीं पड़ती, और ये कांग्रेस की तरफ से अक्सर ये सवाल उठाए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत। देखिए, दुनिया के और इतिहास के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक दल बिना डिस्कशन, बिना डिसेंट कभी चल नहीं सकता है, लेकिन हम एक आधार पर चलते हैं। हमारी कुछ चीजें सामूहिक रूप से बात किए जा सकते हैं, कुछ चीजें व्यक्तिगत रूप से बात किए जा सकते हैं, और जो कहते हैं ना, हमारे जो कैंडिड डिस्कशन होना चाहिए वो आपस में होती है, वो कमरे के अंदर होता है और पूरी फ्रैंकनेस से बात होती है, सुनी जाती है बात। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। ये एक नैरेटिव हमारे खिलाफ है जो फैला जाता है। देखिए, मुझे तो हंसी आता है, जिस दल में एक परिवार 5 पीढ़ी से दखल करके रखे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये लोकतांत्रिक नहीं है, जबकि हमारे सब फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, मोदी जी फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, अमित भाई फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, हिमंत बिश्व शर्मा फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, जय पंडा फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन। ये तो हंसी की बात है, लेकिन मैं आपको जरूर ये कहूंगा, देखिए, जब भी मैं हमारे नेतृत्व से मिलता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे गृह मंत्री जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भी हो, जितने सीनियर लीडर हैं, जब हम बैठते हैं, वो हमारी फिलॉसफी, उनका डीएनए में है कि अधिकांश समय वो सुनते हैं, बोलते कम, क्योंकि ये इंटरैक्शन होता है सुनने के लिए। तो बिल्कुल ये जो कहा जाता है वो असत्य है। अच्छा, चूंकि आपने 2021 में भी असम के प्रभारी थे और आज फिर हैं आप प्रभारी, तो मैं असम पे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में ऊपर करंट नहीं दिखाई पड़ता है, लोग कहते हैं कि अंडर बहुत करंट होता है, तो किस तरीके का करंट है? नंबर्स आप देना पसंद करेंगे? अभी आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक पहुंची? मैं इतना तक कहूंगा कि मैं जो 3 महीने में असम में जो महसूस किया हूं, जिस तरह के महिलाओं का उत्साह, युवाओं का उत्साह, सभी समाज के सभी सेक्शंस के, मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि जो असम के लोग मन बना चुके हैं कि जो बदलाव आया है, जो सुरक्षित असम, विकसित असम देख पा रहे हैं, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मन बना चुके हैं। तो मैं कहूँगा, मैं संख्या नहीं दूंगा, लेकिन कहूँगा ऐतिहासिक रूप से हम जीतेंगे, मुझे लग रहा है।
और जो आप चिंता नहीं कर सकते हैं उसी तरह के संख्या लेकर आएंगे हम विधानसभा में। और एक जो बात उठ रही है कि मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच सकती है, क्योंकि आमतौर पर तमाम राज्यों में ऐसा हुआ है। हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत डायनामिक है, सवाल ही क्यों उठता है मैं समझ नहीं पाता हूँ। ये कुछ लोग जानबूझकर नैरेटिव सेटिंग करने के लिए नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया जाता है, बात उठती है जैसे। लेकिन चलिए अब आखिरी में बस मैं आपसे कुछ वन लाइनर सवाल पूछूंगा आपसे। अगर मैं ये पूछूं कि आपने जीवन में कोई ऐसा फैसला लिया हो व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि आप जैसे राजनेता मुझे कम मिलते हैं बातचीत करने के लिए, कि जिनसे मैं थोड़ा सा बौद्धिक स्तर पर भी उस तरीके से बात कर पाऊं, कि आपको लगता हो कि वो राजनीतिक रूप से फैसला सही था, लेकिन आपकी अंतरात्मा या जो आपका कॉन्शियस है उसने बाद में आपको सवाल उठाया हो कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा कोई मोड़ आपके जीवन में आया तो कैसे फेस किया? देखिए, ये कहा जाता है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा जो इंटरप्रिटेशन है कि हमारा कुछ आइडियल्स होते हैं, हमारे कुछ आधार होते हैं। हो सकता है कि कभी कभी हम जो आइडियल उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है जब आइडियल नहीं हो पाता है, एक और कहावत है कि लेट नॉट द गुड बी द एनिमी ऑफ द परफेक्ट। यानी कि परफेक्शन ढूंढते ढूंढते जो कोई अच्छी चीज होने वाला है उसको ना रोके। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। अरुण जेटली जी जो मेरे मित्र थे, वो पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन अप करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए थे जी, जिसको कुछ महीने पहले कोर्ट ने फिर ओवरटर्न किया। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत एक अच्छा कदम था, क्योंकि जो हमारे इलेक्टोरल फंडिंग है, आप जानते हैं इसमें कितने बुराइयां घुसे हुए हैं। तो एक तो था उसका ट्रेसेबिलिटी और लेजिटिमेसी, ये दोनों सही होना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उसका एक एस्पेक्ट को सही करता था कि ये लेजिटिमेट है, ये कोई स्मगलर, ड्रग स्मगलर या गन स्मगलर का पैसा नहीं है। ये जो भी संस्था से आते थे वो टैक्स पेइंग संस्था ही थे, किसी किस्म का ओवरसाइट था, वो या तो लिस्टेड कंपनी या वो लेजिटिमेट थे। लेकिन वो खुद नहीं चाहते थे कि वो डिस्क्लोज हो कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था विंडेटा की वजह से। तो अरुण जी ने किया कि ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड होने से फंड्स का लेजिटिमेसी है, ट्रेसेबिलिटी शायद ना हो, ट्रेसेबिलिटी ना हो लेकिन लेजिटिमेसी है। तो ये एक अच्छा कदम था, लेकिन कुछ लोग लग गए उसके पीछे। और फिर मुझे लगता कि जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया, मुझे तो दुख हुआ कि अभी वो फिर सिस्टम फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया कि परफेक्शन ढूंढते ढूंढते जो एक अच्छा हुआ था उसको भी रोका दिया। तो मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में ऐसे कई बार जो पॉसिबल है, शायद वो परफेक्ट ना हो, लेकिन अब की जो स्थिति है उससे बेहतर हो, उसे हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बस आखिरी में चूंकि समय की आपने सीमा पहले खींच दी थी तो मैं उसका अतिक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन वन लाइनर सवाल जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं एक व्यक्ति के बारे में आपसे पूछूं शॉर्ट में, हाँ या ना में, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछूं वो एक नेता है या एक घटना? वो तो देखिए, वो नेता से बहुत ऊपर हैं। वो एक वंस इन ए लाइफ टाइम भी नहीं, हर 500 साल में ऐसे नेता हमें मिलते हैं जिनका पूरे पृथ्वी में लोकप्रियता सबसे ऊपर है, और जो दिन भर दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। मुझे एक दिन भी कभी उनको रेस्ट लेना मैंने नहीं देखा है। वो पूरी तरह से कमिटेड है देश के लिए। ऐसा तो केवल नेता कहने से वो अन्याय होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अंडर एस्टिमेटेड या इनकंसिस्टेंट? मैं इतना कहूंगा कि वो भाजपा के लिए तो बहुत अच्छा है, वो जहां के कैंपेन करते हैं हमें तो फायदा ही होता है। लेकिन देखिए, वो जिस तरह के एक उनका जुनून बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपोज करते करते, मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते वो भारत के खिलाफ बोल देते हैं,
भारत के कहाँ नुकसान होता है नहीं सोचते हैं। ये दुख की बात है। आप उनके बहन को देखिए, अभी रिसेंटली वो आई हैं, उनमें कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं। वो एक डिग्निटी मेंटेन करके रहती है, ये तो बिल्कुल पूरी तरह जैसा एक पार्लियामेंट का गरिमा होती है, जो मर्यादा होती है, बिल्कुल मेंटेन नहीं करते। वो दुख की बात है। अच्छा, कांग्रेस वाले जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले भाई बहन में लड़ाई करवाना चाहते हैं, एक को ज्यादा अच्छा बताते हैं, एक को खराब बता देते हैं। नहीं, देखिए, हमें उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद जो है दिखाई देते, वो 5 पीढ़ी से हैं। और नेता प्रतिपक्ष जिस तरह का व्यवहार करते हैं, कोई रूल्स वो फॉलो करना नहीं चाहते हैं, सिस्टम के खिलाफ लगे रहते हैं। वो जहाँ जब वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन सही है, वो हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरी है। ये ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा ट्रिकी सवाल है। नवीन पटनायक जी एक पहेली या शानदार प्रशासक? बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जब पहले आए राजनीति में, क्योंकि उनके जो स्वर्गीय पिताजी बीजू अंकल हमारे बहुत करीब थे, वो बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थे। फ्रीडम स्ट्रगल में थे, जनता पार्टी जनता दल के एक फाउंडर मेंबर थे। उनका एक बहुत गुडविल था जिसके वजह से वो आए, और पहले 1-2 टर्म में वो बिल्कुल नवीन पटनायक का उस तरह का ग्रिप नहीं था। वाजपेयी जी और अडवाणी जी का जो छत्रछाया में वो एस्टैब्लिश हो गए, उसको लोग आज के दिन नहीं जानते, लेकिन जो पॉलिटिकल इतिहास समझते हैं वो जानते हैं। और उस चेहरा को लेकर वो कई बार जीते। लेकिन जो प्रशासन चली उड़ीसा में, देखिए, जब किसी को एक मौका मिलता है 24-25 साल के लिए शासन करने के लिए, तो देखिए 12 साल में मोदी जी भारत के भविष्य बदल दिए हैं। हमें ऑलमोस्ट 3rd स्थान को ले गए देश में। उड़ीसा उस तरह, मैं मानता हूं कि अगर उस तरह का शासन मिलता उड़ीसा को, उन 24 साल में उड़ीसा आज 3रे स्थान में हो जाता पूरे देश के अंदर। लेकिन वो हुआ नहीं है। अभी और भी काम बहुत बाकी है उड़ीसा में। और भाजपा को अगर आपको बोलना हो एक लाइन में, तो सबसे बड़ा संगठन उसकी ताकत या मोदी मैजिक? दोनों। क्योंकि मोदी जी जैसा नेता, ये जैसे मैंने कहा, ये वंस इन ए लाइफ टाइम भी नहीं मिलते हैं, बहुत लाइफ टाइम्स के बाद एक मिलते हैं। लेकिन जो हमारे 14 करोड़ कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो ना केवल चुनाव के समय लेकिन हर महीना हर हफ्ता जाके लोगों के पास पहुंचते हैं, जो विश्वास करते हैं कि पहले देश फिर पार्टी फिर व्यक्ति, ऐसा और कोई पार्टी में सोच नहीं है। तो दोनों का महत्व है। तो भाजपा के लिए कोई बड़ा जोखिम देखते हैं? आपको लगता है कोई रिस्क है? सबसे बड़ा क्या है वो? नहीं, हमें कभी कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हम आत्मसमीक्षा करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं। एक समय कांग्रेस भी एक पार्टी थी, उनका बहुत बहुत हाई वोट शेयर थी, वो अभी क्या हो गए हैं। तो हम उस तरह का कोई गलतियां ना करें। हम बार बार, लेकिन वो अलग किस्म की पार्टी, हम अलग किस्म की पार्टी हैं। हम कॉन्स्टेंटली वी कीप रिन्यूइंग आवरसेल्व्स। चलिए, यहीं पर अपनी बातचीत को हम विराम देते हैं। तो सुना आपने, ये थे डॉक्टर जय पांडा, और कैसे जो है सलीके से, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, कौन सी बात कब कैसे और कहाँ कही जाती है, सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अनम्यूट भारत में इसी सलीकेदार बातचीत के साथ में अपनी बात को मैं विराम देता हूं, और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।